नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मैंने सारे पढ़ा दिए हैं। लगभग पूरी बायोलॉजी ख़त्म हो गई है। 2-3 टॉपिक बचे हैं, वो भी मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम आनुवंशिकी के बारे में पढ़ेंगे। बाकी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको बायोलॉजी का सेक्शन मिलेगा। उसमें सारी बायोलॉजी की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जेनेटिक्स होता क्या है, आनुवंशिकी होता क्या है। पहले इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद मैं आपको जो इसकी क्रॉसिंग है ना, एकल संकरण और द्विसंकरण, पूरा आपको समझाऊंगा। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है किताब में पढ़ने पर, और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। तो पढ़ने के बाद हम लास्ट में जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं ना एग्जाम में, वो भी कवर करेंगे। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आनुवंशिकी होता क्या है, जेनेटिक्स होता क्या है। तो आनुवंशिकी जीनों का विज्ञान है जो यह बताता है कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे स्थानांतरित होते हैं। तो जो गुण होते हैं ना, जो आदमी के गुण होते हैं, आदमी हो या कोई भी जानवर हो, उसके जो गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, वही है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी को अगर आप तोड़ेंगे तो इसमें क्या है, वंश, और अणु में क्या, अणु। तो वंश जो अणु में समाहित हैं वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में समाहित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, वो उसका जो विज्ञान है वो आनुवंशिकी में हमें देखने को मिलता है। तो आनुवंशिकी के अंतर्गत जीवों में होने वाली आनुवंशिकता, जिसे हेरिडिटी कहते हैं, तथा जीवों की विभिन्नताओं जो उनमें वैरायटी देखने को मिलती है, उसका अध्ययन किया जाता है। एक तो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण मिल रहे हैं, जो उनके अंदर है वो स्थानांतरित हो रहे हैं, फिर भी उनमें वैरायटी देखने को मिलती है। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कोई पिता है, उसका जो बेटा है सेम उसी की तरह होगा, मतलब उसके जो गुण है, बौद्धिक क्षमता है, सेम वैसी होगी। उसमें कुछ विभिन्नता भी देखने को मिलती है और कुछ आनुवंशिकता देखने को मिलती है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो कोशिका होती है, कोशिका विज्ञान के बारे में डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है। पूरे सेल के बारे में मैंने आपको समझाया है। तो जो सेल होता है ना, सेल के अंदर आपको पता है केंद्रक होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम होते हैं जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। और क्रोमोसोम को अगर आप जूम करेंगे ना, तो इसके अंदर आपको ऐसी संरचना देखने को मिलेगी, इसे डीएनए कहा जाता है। और डीएनए को अगर आप जूम करेंगे तो डीएनए में आपको ऐसी संरचना देखने को मिलेगी, इसी को हम जीन कहते हैं। और इसी जीन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, यही आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है। जैसे जो इंसान होते हैं, इंसान की जो संतान होगी वो इंसान की तरह ही दिखाई देगी ना, उसके भी 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, मतलब उसकी जो बनावट होगी शरीर की वो इंसान की तरह ही होगी। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जीन के अंदर ही होती है। भ्रूण के अंदर कैसे पता चलेगा कि जो उँगलियाँ हैं वो हाथों में ही निकलनी चाहिए, चेहरे पर नहीं निकलनी चाहिए, आँख चेहरे पर ही होनी चाहिए, पैरों पर नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पर होती है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जीन के अंदर होती है और यहीं से आगे ट्रांसफ़र होती है। तो इंसान का जो संतान होगी वो इंसान की तरह होगी, और जो उसके अंग होते हैं वो अपनी ही जगह पर होते हैं। कई बार अंग अपनी जगह पर नहीं होते, उसी को हम जेनेटिक डिसऑर्डर कह देते हैं, जो कि बीमारी है। नहीं तो एक साधारण मनुष्य में जो जीन होता है, जीन की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आगे ट्रांसफ़र होती रहती है, और इसी को हम आनुवंशिकता कहते हैं। इसी के बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इस शब्द के प्रयोग की बात हो रही है। इसका सबसे पहले प्रयोग वाटसन ने किया था। एग्जाम में पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं जो मैंने स्लाइड में लिखी हैं। कि जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वाटसन ने किया था। और जेनेटिक्स से संबंधित जो पहला अध्ययन किया था ना, पहली स्टडी की थी, ये ग्रेगर जोहान मेंडल ने की थी। ग्रेगर जोहान मेंडल ने डिटेल में इसके बारे में स्टडी की थी। इनके द्वारा ही जेनेटिक्स की स्टडी की गई थी, और इनके अनुसार जीवों में होने वाला एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए 1 पेयर ऑफ फैक्टर की जरूरत होती है, जो कि क्रमशः माता पिता से आते हैं। इनका जो पूरा जो अध्ययन है वो आगे मैं आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकली समझाऊंगा। और फादर ऑफ जेनेटिक भी ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है। और जेनेटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वाटसन ने किया था। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? आधुनिक आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो टी.एच. मॉर्गन को। याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो देखिए, तो मेंडल के अध्ययन के बाद जॉनसन ने अपने अध्ययन के द्वारा ये बताया कि फैक्टर डीएनए पर पाया जाने वाला जीन होता है और जिसके द्वारा जीवों में लक्षणों का निर्धारण होता है। अर्थात जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन के द्वारा किया गया था, जॉनसन ने किया था। तो जॉनसन ने 1909 ईस्वी में जीन की खोज की थी। याद रखिएगा, 1909 ईस्वी में जीन की खोज किसने की थी? तो जॉनसन ने की थी। और वाटसन ने 1905 ईस्वी में सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था, जो कि मैंने आपको बता दिया। और डीएनए का आनुवांशिक, और डीएनए क्या होता है? तो जो डीएनए होता है यही आनुवांशिक गुण का वाहक होता है। जो हमारे जेनेटिक ट्रेट होते हैं ना, इसका ये वाहक होता है, कैरियर होता है। मैंने आपको बता ही दिया कि क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमोसोम को अगर जूम करेंगे, खींचेंगे, तो उसी को हम डीएनए कहते हैं। और डीएनए को जूम करके देखेंगे तो उसी में जो ये आप देख रहे हैं, अरे मत फोन के यार।